अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपनी वीकली वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो अभी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें जो पॉसिबल डिज़ास्टर हुआ है पूरी वर्ल्ड का कोरोना की वजह से, उसमें ये कहा गया है कि तकरीबन दुनिया में हर दूसरा शख्स जो है उसकी आमदन में कमी हुई है, जिसमें ज़्यादातर जो कहते हैं आमदनी में डिक्लाइन आया है वो थाईलैंड की बात कर रहे हैं। वो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि उनकी इकॉनमी जो है वो ज़्यादातर टूरिज्म जो है उस पर बेस करती है। तो ज़ाहिर सी बात है टूरिज्म जो है वो बिल्कुल ही वो लॉक हो गया। इंटरनेशनल जो आपका ट्रैवलिंग थी वो लॉक हो गई, तो उसकी वजह से टूरिज्म मुतासर हुआ। तो इस वजह से कोरोना ने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा थाईलैंड की जो टूरिज्म इकॉनमी है उसको अफेक्ट किया है। उसके बाद कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड जो है यहाँ पे तकरीबन 10% कमी आई है। एक डेवलप कंट्री है, ज़ाहिर सी बात सर्विस इकॉनमी है, तो वो शायद उसके ऊपर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ जितना ज़्यादा थाईलैंड जो है उसकी इकॉनमी में 76% जो है जो हर दूसरे शख्स की आमदन में डिक्लाइन हुई है उसको 76% बनता है। इसी तरह दुनिया के बाकी ममालिक जो है इस सर्वे के लिए कहते हैं कि 3 लाख लोग जो हैं जो 17 ममालिक से उन्होंने मुंतखब किए और सर्वे किया, और इसमें ये भी बात मानी गई है कि कोरोना की वजह से जो डेवलपिंग इकॉनमीज हैं वो ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जिसमें ज़ाहिर सी बात हम भी शामिल हैं। और आपके सामने सूरत हाल है कि मुझे तो अब ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान में हर दूसरा आदमी जो है, बल्कि हर आदमी जो है वो आमदन में डिक्लाइन का शिकार है। पॉवर्टी रेट जो है पाकिस्तान में खासा हद तक बढ़ गया है। और एक और जो बड़ा बहरान जो है वो देखने को मिल रहा है, शायद वो हमें उसको फेस करना पड़े, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उसको फेस कर भी रहे हैं, लेकिन हम बता नहीं रहे दुनिया को। उसमें यह कोरोना के बाद दुनिया भर में ग़िज़ाई बहरान में इजाफा। कोरोना अब उसमें भी तकरीबन कह रहे हैं कि 17 ममालिक के अंदर कोरोना के बाद 17 ममालिक के 40 मिलियन से जायद अफराद जो हैं ग़िज़ाई बहरान का शिकार हैं। तो इससे आप अंदाज़ा खुद कर लें। और ये भी तकरीबन जो दादा शुमार उन्होंने किए हैं उसको कंपेयर किया है 2019 से ऑनवर्ड 2020 और 2021 तक। तो ये था वो कोरोना और ये थे इसके असरात, और ये और बहुत सारी चीज़ें जो है वक्त के साथ साथ निकलेंगी जो देखेंगे। अब आप देखें सनतें बैठ गई, बल्कि पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है कोरोना की वजह से वो सुस्त रवि का शिकार है। आल दो वैक्सीनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले चंद महीनों में, मेरा ख्याल है कि अब ये चंद महीने तो नहीं, अगर डेवलप कंट्रीज की बात भी करेंगे तो उसमें कोई 5 से 7 साल जो हैं इस कोरोना के असर से बाहर निकलने में लग सकते हैं। और हम जो गरीब लोग हैं जैसे पाकिस्तान है, ये डेवलपिंग इकॉनमीज हैं, तो इनका तो आप 15 से 20 साल का दौरानिया जो काउंट करेंगे, ये मालिक जो हैं इस कोरोना के असर को नलीफाई करने में तकरीबन 15 से 20 साल ले सकते हैं। इस कदर जो है इस वायरस ने नुकसान पहुंचाया है। तो मेरी इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इस अपनी हद तक, अपनी ज़ात की हद तक इस नुकसान से बचने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, घर से जब बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग उसका ख्याल रखें। एक बात आपको याद हो कि मैं पिछले 4-5 महीनों से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट हो गया है। गवर्नमेंट कभी कहती है, अभी भी पिछले वीक पढ़े आप तो उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कह रहा है जी आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 8 से या 7% रहेगा, ग्रोथ जो है 1.5% पे जाएगी। एक बड़ी अच्छी जो बात, खैर मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर रहा हूँ, ये लोगों के लिए तो अच्छी नहीं है। तो मैं इनसे ये कह रहा था कि ये फिगर जो है ये एक्चुअल रियलिटी बयान नहीं कर रहे। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 15% से भी ऊपर चला गया, वरना आप मेरे पिछले वीलॉग जो है उसको देख लें, उसमें मैंने तकरीबन यहाँ तक ही बताया था। अब आज जो है वो मुल्क के अंदर जो महंगाई की शरह है उसमें 17% इजाफा हो गया है। और ये मेरे ख्याल में इसके अंदर जो 11.1% इजाफा है महंगाई में, ये अप्रैल के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे जी मैं रमज़ान शरीफ के महीने के अंदर खुद चीज़ों की प्राइसेस जो उनको मॉनिटर करूंगा, तो उस मॉनिटरिंग का फ़ायदा ये हुआ है कि 11.1% इन्फ्लेशन जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर सालाना इन्फ्लेशन के अंदर शामिल हुआ है। और ये इन्फ्लेशन बढ़ के आपका 17% से 17% तक पहुंच गया है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो सालाना बुनियादों पर कहा यह जा रहा है कि वही आपकी आमदन के बारे में बात की 17,732 रुपये महाना आमदनी रखने वाले तबके के लिए महंगाई की शरह में 19.81% इजाफा हुआ है, जबकि 17,733 रुपये से 22,880 रुपये महाना तक आमदनी रखने वालों के तबके के लिए 17.15% इजाफा हुआ है। 22,800 से लेकर 29,500 तक के जो लोग हैं उनके लिए महंगाई में 16.23% इजाफा हुआ है। 29,000 से 44,000 तक के लोग जो हैं
उनके लिए महंगाई की शरह में 16.40% इजाफा हुआ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 17% जो है वो इजाफा हुआ। लेकिन उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि माह रमजान में महंगाई में इजाफा हुआ है, ताहम हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स और बचत बाजारों के जरिए आवाम को सहूलत फराहम करने की कोशिश की है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि माह रमजान के अंदर महंगाई क्यों होती है? क्या हमारी गवर्नेंस इतनी कमजोर है कि हम इस महीने के अंदर भी लोगों को वो रिलीफ जो देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते? आप वेस्ट में चले जाएं, जब उनके फेस्टिवल्स आते हैं तो बाकायदा दुकानों के ऊपर जो लिखा होता है, चीज़ों के ऊपर लिखा होता है कि इतने % आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, और हमारे यहाँ चीज़ों जो प्रीवियस प्राइसेस वो मिलने उसके ऊपर मिलने के बजाय चीज़ें और महंगी हो जाती हैं। ये कौन सी इस्लामी रियासत है? ये कौन सा इस्लाम है जो हम लोगों को कह लें कि फरोग बहबूद जो है पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं? आप जब कहते हैं कि मैं खुद मॉनिटर करूँगा तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो खुदारा आप ये कहें ना, क्योंकि कहने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अमली तौर पर हमें करके दिखाएं कि वाकई चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में हैं, वाकई आपके रेट जो है वो रियासत के अंदर है, और रेट के ऊपर आप अमल दरामद भी करवा सकते हैं और चीज़ों की कीमतें जो है उनको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, ताकि लोगों से जो आपने पिछले 22 साल की एफर्ट जो आपने की है, लोगों से वादा किया है कि जहाँ वाला हम आपको रिलीफ देंगे तो वो रिलीफ लोगों को मिल सके। अब कुछ डिस्कशन जो है वो IMF प्रोग्राम के ऊपर हो रही है, और अब लोग मान भी रहे हैं कि में हमें मतलब हुकूमत को IMF के पास नहीं जाना चाहिए था। और मैंने तो अब ये कहा था कि $6 अरब के बदले आपने पूरा मुल्क बेच दिया है। तो उसमें कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गलती थी, और उसमें शायद जाहिर सी बात है आप जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो ये कह रहे हैं कि IMF ने पाकिस्तान के साथ ज्यादतियाँ की और बिजली महंगी करने का मुतालबा इनका नाजायज़ है। मुझे बताइए कि IMF ने किस मुल्क के साथ ज्यादतियाँ नहीं की, या किस मुल्क को, हाँ अगर वेस्टर्न किसी का मुल्क की बात करें, उसकी ग्रीस की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, तो वहाँ जो प्रोग्राम होता है IMF का कुछ और होता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक जो है, जब यहाँ बात होती है तो प्रोग्राम कुछ और होता है। आपको मैं बता दूँ, ग्रीस को जब वो डिफॉल्ट हुआ था, उससे निकालने के लिए IMF ने कर्जा दिया था, और कर्जा वो इस कदर था कि उसके ऊपर जो शरह सूद थी वो ना होने के बराबर थी, और उसको बाद में उस पैकेज को हेयर कट का नाम दिया गया था। मतलब कि हम जो है जहाँ पे वाला आपको इस कदर सपोर्ट करते हैं, और यहाँ देखें $6 अरब के मुकाबले बदले में पूरा मुल्क जो है दे दिया। आप सिर्फ अपनी इम्पोर्ट्स जो है उसका स्ट्रक्चर ठीक कर लें, इम्पोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक कर लें, तकरीबन $6 से $7 अरब तो आपके वैसे बच जाते हैं। तो ये कौन सी पॉलिसी थी और कौन सी ये आपका कौन सा विजन था जिसके तहत जो है जब आप पूरे का पूरा मुल्क जो है IMF के हाथों में दे दिया, और अब आप उनके सामने जो है वो जाहिर सी बात रोना रो रहे हैं। तो वो जब ये बात हुई तो जनाब वाला उसमें जाहिर सी बात है, वो जब आपने IMF को प्रोग्राम किया, उसमें शौकत साहब ये कह रहे हैं कि जब मैंने इससे पहले प्रोग्राम लिया था तो उस वक्त पूरी दुनिया जो दहशतगर्दी का शिकार थी, और हमने प्रोग्राम एक अच्छा मिल गया था। इस दफ़ा चूँकि वो पाकिस्तान को ज़रूरत थी पैसों की, क्योंकि $20 अरब का जो वो करंट अकाउंट फंसा रहा था, तो IMF को पता था, इसलिए उन्होंने बड़ा सख्त प्रोग्राम दिया। लेकिन देखना ये है कि पॉलिसी ये नहीं होती, अक्लमंदी ये नहीं होती कि आप अच्छे हालात में किसी के साथ अच्छा निगोशिएट कर लेते हैं। अक्लमंदी ये होती है कि हालात अगर आपको मुश्किल हैं तो उसमें भी आप अच्छी निगोशिएशन दिखाएं, तो इससे आपके इल्म, आपका फहम या आपकी वो जो कारकर्दगी या आपकी पॉलिसी जो है वो नजर आती है। अब अच्छे बंदे के साथ तो हर कोई बंदा गुजारा कर लेता है, मकसद तो बात करने का ये है कि आप किसी टेढ़े बंदे के साथ अच्छा गुजारा करके दिखाएं, तो फिर अक्लमंदी जो है उसको हम मानते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें जो हैं, मतलब जैसे उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ने सख्त शराइत के बावजूद IMF से मुआहदा किया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात कर ली। और ये साथ शौकत साहब ये भी कहते हैं, और ये सारी वही बातें जो हम कह रहे हैं कि IMF से जो कर्जा लिया उसकी एक सियासी कीमत भी है, वो जाहिर सी बात है। महंगाई जो कहते हैं कम होनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ महंगाई कम होनी चाहिए, और ये काफ़ी देर से हम लोग कह रहे हैं। ज़राअत के शोबे को बढ़ाना चाहिए, और आपको मैंने कितनी दफ़ा जो अवीला के अंदर ये कहा था कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, तो हमें इस ज़राअत के शोबे के ऊपर ज़्यादा रिलाय करना चाहिए, इसको हमें तरक्की देनी चाहिए, उसके अंदर जो पानी का मसाइल उसका हल करना चाहिए, क्योंकि 60% से भी ज़्यादा आबादी आपकी ज़राअत के साथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली लिंक है, तो हमें उस आबादी का सोचना चाहिए। और साथ फिर ये भी कहा जाता है जनाब कि हम इस प्रोग्राम से नहीं निकलेंगे, ज़ाहिर से कर्जा उतारेंगे तो निकलेंगे, और मुझे शायद ये बात लग रही है, बल्कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि मे भी IMF जो है पाकिस्तान को अगले प्रोग्राम के लिए वो तैयार कर रहा है, मतलब कि पाकिस्तान जो IMF का तो ट्रैप हो चुका है, सनते मुकाबले के काबिल नहीं है। तो इसके लिए ज़ाहिर सी बात मुझे बताइए कि आपकी कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि जिसके तहत आप कह सकते हैं सनते जो हैं उनको ओपन मार्केट में छोड़ना चाहिए, कंपटीशन करना चाहिए। पहले कम से कम उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उनके अंदर जो रिसर्च और
डेवलपमेंट जो जो एक्टिविटीज़ हैं उसको परवान चढ़ाया जाए, ताकि नई से नई जो है वो चीज़ें मुतारफ करवाई जाए मार्केट के अंदर। आईटी कह रहे हैं गेम चेंजर है, ठीक है, उससे मानते हैं कि हम कह रहे हैं जो 65% जो है इसमें ग्रोथ है, इसको हम 100% पे ले जाएंगे, जिससे करीबन हम सालाना $8 अरब जो कमा सकते हैं। इसी आईटी से आप देखें इंडिया जो कितने पैसे कमा रहे हैं, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। हाँ, ये बात भी उनकी ठीक है कि IMF जो इतना गला दबाता है कि सांस लेना मुश्किल होता है, क्योंकि वो शराइत है ना, उन शराइत के ऊपर आपने अमल दरामद करना है तो आपको सांस आनी, उन शराइत के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे तो गला जो है तो वो आपको पहले ही पकड़ा हुआ उन्होंने आपको यहाँ से, तो वो सांस लेना मुश्किल तो होगी। अब जो रद्द-ए-अमल आया जनाबे वाला, जिसमें शौकत तरीन साहब ने ये कहा जी IMF जो है उनको पाकिस्तान को जो प्रोग्राम उन्होंने दिया या पैकेज दिया उसके ऊपर नजरसानी की जरूरत है, तो उसके ऊपर IMF ने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि हाँ नजरसानी हम करेंगे, लेकिन जब छठा इजलास आपका होगा जुलाई के अंदर, तो फिर हम देखेंगे कि वाकई आपको रिलैक्स की जरूरत है या रिलैक्सेशन की जरूरत है, लेकिन उससे पहले जो जो आपने हमारे साथ तय किया है उसके ऊपर आप अमल दरामद करें। उसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि इसमें एक और भी जो चीज़ है, अब जाहिर है कोरोना की तीसरी लहर जो है और पूरी दुनिया को लपेट में ली हुई है, और उसके पहली और दूसरी लहर से जाहिर सी बात है उसके जो आउटकम बड़े वर्स हैं, तो उन हालात में हर गवर्नमेंट जो है अपने लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है, सहूलियात दे रही है, तो पाकिस्तान को भी उसके मुकाबले में उस ज़माने में जाहिर सी बात देखना होगा। अब ये जो बात हो रही उसमें कहा यह जा रहा है कि जो आपका IMF के साथ इजलास स्केड्यूल है जुलाई के अंदर, उसको छठा जायजा इजलास भी कह सकते हैं, तो उस वक्त तक जितने वो IMF ने आपको शराइत दी हैं उसके ऊपर हमें अमल दरामद करना पड़ेगा, क्योंकि हम अमल दरामद नहीं करेंगे तो IMF जो है मज़ीद हमारे साथ आगे चीज़ों को और सख्त कर देगा। उसमें अभी देखा जाए तो चीज़ें जो अभी तक गवर्नमेंट कोशिश कर रही है उनको तय करनी, उसमें भी जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब वो कह रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तान जो है अभी तो IMF प्रोग्राम से निकलेगा नहीं, लेकिन इसके तरीक़ेकार में तब्दीली लाई जा सकती है। वो कहते हैं कि हमें ये भी साबित करना कि जो हम इक़दाम कर रहे हैं इससे पैसे बना सकेंगे। देखें, कर्जों से आपको मैंने पहले भी कहा था कि मुल्क चला जरूर करते हैं लेकिन मुल्क तरक्की नहीं करते, इसलिए हमें हमारे जो अपने रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर जो है हमें ज़्यादा लाइक करना चाहिए। और आप देखें जब एशियन क्राइसिस आया था तो मलेशिया ने कैसे अपने आप को वो डेवलप किया, एशिया वो जाहिर सी बात वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए एक बड़ा आइडियल मुल्क है, और खैर आइडियल तो होना चाहिए उस मुल्क को, मैं भी मलेशिया को बड़ा पसंद करता हूँ, लेकिन हमें उससे ज़्यादा जरूरी चीज़ वो ये देखने वाली है कि उन्होंने ऐसी कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की कि जिसकी वजह से उन्होंने अपनी इकानमी को ग्रो किया। साथ फिलिपीन था, साथ थाईलैंड था, साथ वो इंडोनेशिया था, उनका और उनके लिविंग स्टैंडर्ड GDP पर कैपिटा का सारा हिसाब देख लें आप तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली अगर उनको देख के चलें तो शायद हो सकता है कि हम उनसे कुछ सीखें। उसमें चाइना भी एक आपका फंगी शामिल है, ताकि उनसे भी आप जो है जनाबे वाला कुछ सीख सकें। तो ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस कदर जो है वो अकल रखते हैं, किस कदर बेहतरीन टीम है आपकी कि जो जनाबे वाला आपको अच्छी पॉलिसी जो है मुतारफ करवाए और आपको बताए, और उसकी वजह से मुल्क जो है वो तरक्की गिराह पर गामजन हो सके। एक जो बहुत बड़ा इशू, मैं चूंकि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट हूँ, इशू पाकिस्तान में चल रहा है, और ये मेरे ख्याल में ये बिल्कुल हम नॉन सीरियस जो हमारा एटीट्यूड है इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की तरफ। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार देखें इससे पहले गवर्नमेंट जो थी उन्होंने तो कभी इन्वायरमेंट की बात नहीं की, एटलीस्ट ये गवर्नमेंट इन्वायरमेंट की बात तो करती है। देखें, अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो फिर आप भी अच्छा ना करें, लेकिन अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया, मुल्क से ज्यादती की, तो कम से कम आप जब बात करें तो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है उसके ऊपर भी तवज्जो दें, ताकि कल को लोग जब ये कंपैरिजन हो तो फिर ये ना कहें जो तब्दीली वाली गवर्नमेंट भी उसने वही किया था जिससे पहले गवर्नमेंट्स ने किया था। तो उसमें कहा यह जा रहा है कि जैसे गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने दावा किया जी जो पंजाब है उसको हम ग्रीन और क्लीन पंजाब बनाने जा रहे हैं, और तकरीबन हमने 8000 जो भट्टे जो उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर वो हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि हुकूमत के जो दावे हैं क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के, वो धरे के धरे हैं, क्योंकि महकमा माहौलियात के अमले की मिली भगत से सिर्फ वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं, ब्लोर लगाकर 8000 भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर मुंतकिल किया है। मतलब कंप्लीट जो कह रहे हैं कि जो एक पैकेज था ये कंप्लीट हम भट्टे को उस पे ऊपर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर तब्दील कर सकते थे, वो हमने नहीं किया। और इसके साथ ही जो दूसरे लोग हैं, जो भट्टा मालकन एसोसिएशन है, उनके जो सेक्रेटरी हैं वो ये भी कहते हैं कि हुकूमत ने भट्टा मालकन को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर तब्दील करने के लिए भट्टों को जो कर्ज का वादा किया था वो भी नहीं दिया, और जो टेक्निकल हेल्प कहा था हम आपको पहुँचाएंगे वो भी नहीं दी।
तो इस तरह से जो ये दावा कर रहे हैं ग्रीन एंड क्लीन पंजाब की, वो मेरे ख्याल में खाली बलोर लगाकर वो नताइज हम बरामद नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के अंदर 5 सीजन आ गए, 5वें सीजन आपको पता है, मैं वो फोक की बात कर रहा हूँ, तो हम बड़े मजे के साथ उसके साथ रह भी रहे हैं, लेकिन ये किसी को अंदाजा नहीं है कि इसकी जो सोशल कास्ट है वो किस कदर ज्यादा है। आप सिर्फ एक सीजन जो है या एक साल की फोक की सोशल कास्ट निकाल लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये किस कदर हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद जो एक और बड़ी बात मैं कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन लोग हैं। हम कह तो रहे हैं कि ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसमें बड़ा पोटेंशियल है और पाकिस्तान जो है उसमें बड़ा ग्रो कर सकता है। उसमें अब ये देखें कि 1 मिलियन घर जो है जरिए राज पे बन चुके हैं, और ये हाईकोर्ट की जो असेसमेंट है जो मैं आपसे बता रहा हूँ लाहौर हाईकोर्ट की। और आपको याद हो मैंने आपसे पिछले कई वीडियो लाख में ये भी कहा है कि मुझे डर है कि आने वाले चंद सालों में जिस कदर जो हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बढ़ रही हैं, और बिल्कुल हम हॉरिजॉन्टल जो है वो रेजिडेंस की तरफ जो हमारा एक स्कीम है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। कल को मुझे डर है कि हमें शायद काश्त करने के लिए ज़मीन ना मिले, इसलिए अभी से हमें लोगों के जहन भी तब्दील करने की जरूरत है। बजाय कि बड़े बड़े 2-2, 3-3 कनाल के घर या शायद इससे भी ज़्यादा लोग जो बैठे हुए हैं, मेरे भाई जब मरना है तो वही आपका वो 3 गज जो है वो ज़मीन है आपकी कब्र के लिए, तो उसकी तैयारी करें। ये दुनिया का माल है, दुनिया के अंदर रह जाना है, तो इसलिए आप जो जरी ज़मीन है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको गिफ्ट किया उसकी प्रोटेक्शन करें। और जाहिर सी बात जब जरी ज़मीन की हम बात करते हैं तो ग्रीनरी की बात भी आती है, और लोगों को मेरे ख्याल में इस चीज़ का शऊर दें कि आप घर जब बनाते हैं तो घर के अंदर आपके दरख्त भी होने चाहिए ताकि माहौल जो है उसको साफ रखा जा सके। खुदा हाफ़िज़।